12 फरवरी 1985 रात के करीब 3 बजे सेंट्रल बॉम्बे के सियोन रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान फुटपाथ पर बेहद ठंडी हवा चल रही थी और पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। एक रैक पिकर यानी कूड़ा बटोरने वाला जो दिन भर कचरा चुनकर थक चुका था, एक पुरानी बोरी पर फुटपाथ के किनारे सो रहा था। अगली सुबह जब आसपास के लोग जागे तो उन्होंने देखा कि उस इंसान का सर पूरी तरह से क्रश्ड था और उसके ठीक पास एक भारी खून से लथपथ 30 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था। पुलिस आई, एक बेसिक पंचनामा हुआ और केस को एक आम स्ट्रीट फाइट या अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट मानकर फाइल क्लोज कर दी गई। बॉम्बे जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर में जहां रोज हजारों लोग फुटपाथ पर सोते हैं, किसी बेघर इंसान की लवारिस मौत पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि ये इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे वायलेंट, कोल्ड ब्लडेड और अनसॉल्व्ड सीरियल किलिंग केसेस की पहली ऑफिशियल एंट्री थी। अगले 3 सालों में यानी 1985 से लेकर 1988 के बीच बॉम्बे के सेंट्रल और साउथ इलाकों में एक अजीब और टेरिफाइंग पैटर्न रिपीट होने लगा। मटुंगा, किंग सर्किल, सियोन और दादर जैसे एरियाज में लगातार बेघर लोग, फुटपाथ पर सोने वाले मजदूर और रैक पिकर्स उसी एक तरीके से टारगेट किए गए। हर विक्टिम को तब अटैक किया जाता जब वो गहरी नींद में होता, जिससे उसे चीखने या डिफेंड करने का 1 सेकंड का भी मौका ना मिले। सबसे अजीब बात यह थी कि किलर किसी चाकू, फायर आर्म या कन्वेंशनल वेपन का यूज नहीं कर रहा था, बल्कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स या रेलवे ट्रैक्स के पास से 30 से 40 किलो के मैसिव स्टोन स्लैब्स या कंक्रीट ब्लॉक्स उठाता और उन्हें सीधा सोते हुए विक्टिम के फेस और स्कल पर ड्रॉप कर देता था। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्पैक्ट इतना सीवियर होता था कि विक्टिम की स्पॉट पर ही इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती थी। कुछ केसेस में फेस इतना खराब हो जाता कि आइडेंटिफिकेशन लगभग इम्पॉसिबल हो जाती। धीरे धीरे बॉम्बे क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस स्टेशंस में डर और फ्रस्ट्रेशन का माहौल बनने लगा, क्योंकि किलर पीछे कोई रेगुलर फोरेंसिक फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा था। ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते थे, क्योंकि रफ कंस्ट्रक्शन स्टोन्स पर स्मूथ सरफेस ना होने की वजह से क्लियर प्रिंट्स नहीं आते थे। ना कोई लूटपाट होती थी और ना ही विक्टिम्स का आपस में कोई डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन निकलता था। ये डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से बेहद क्रिटिकल थी, क्योंकि जब क्राइम के पीछे रॉबरी, पर्सनल रिवेंज या फाइनेंशियल मोटिव नहीं होता तो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स लगभग यूजलेस हो जाते हैं। किलर का सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ लोगों को बिना वजह मारना लग रहा था और पब्लिक डोमेन और प्रेस में इस मिस्टीरियस शैडोई फिगर को नाम दिया गया द स्टोन मैन। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे और उनकी टीम ने सस्पेक्ट प्रोफाइलिंग पर काम करना शुरू किया। पुलिस की इनिशियल थ्योरी यह थी कि किलर फिजिकल स्ट्रेंथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि 30 से 40 किलो का स्टोन उठाकर बिना किसी आवाज के सुनसान रात में कैरी करना और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसी के सर पर ड्रॉप करना एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल ही कर सकता था। इस फिजिकल एविडेंस ने सजेस्ट किया कि किलर शायद कोई लोकल डॉक वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबरर या रेलवे यार्ड का कोई रेगुलर आदमी हो सकता है, जो एरिया के नैरो लेन्स और डार्क कॉर्नर्स को परफेक्टली जानता हो। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये अजम्पशन और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, क्योंकि मर्डर्स अलग अलग रेलवे लाइंस के पैरेलल स्ट्रेच पर हो रहे थे, जिससे ये सिग्नल मिलता था कि किलर लोकल ट्रेन नेटवर्क का यूज करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन फास्ट ट्रैवल कर रहा था। 1987 आते आते विक्टिम्स का ऑफिशियल नंबर बढ़कर 12 के पार पहुंच गया, जबकि अनऑफिशियल एस्टिमेट्स और प्रेस रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि एक्चुअल काउंट इससे भी कहीं ज्यादा था। बॉम्बे के फुटपाथ पर सोने वाले लाखों माइग्रेंट मजदूरों के दिलों में खौफ इतना गहरा बैठ गया था कि लोगों ने अकेले सोना बंद कर दिया था। लोग ग्रुप्स बनाकर बारी बारी से पहरा देकर जागते थे, ताकि अगर कोई हैवी मूवमेंट दिखे तो सबको अलर्ट कर सकें। लेकिन इस मैसिव कलेक्टिव फियर के बावजूद स्टोन मैन हर बार ऐसी स्पेसिफिक जगह और टाइमिंग सिलेक्ट करता था जहां सर्वेलेंस और ह्यूमन प्रेजेंस एब्सोल्यूट जीरो हो। वो सिर्फ डेंस डार्कनेस और कंप्लीट साइलेंस में स्ट्राइक करता था, बिना कोई आई विटनेस या यूजेबल बायोलॉजिकल ट्रेस को छोड़े।
मुझे हमेशा लगता था कि ये केस सिर्फ बॉम्बे पुलिस की ग्राउंड सर्वेलेंस और फोरेंसिक लिमिटेशंस का फेलियर था, लेकिन जब आप उस तरह के डीक्लासिफाइड पुलिस लॉग्स और सीरियल मर्डर रिसर्च पेपर्स को डीपली स्टडी करते हैं तब समझ आता है कि स्टोन मैन कोई अनकैलकुलेटेड साइको किलर नहीं था, बल्कि वो अर्बन ज्योग्राफी और पुलिस पेट्रोलिंग के ब्लाइंड स्पॉट्स का मास्टर मैनिपुलेटर था। वो एग्जैक्टली जानता था कि नाइट बीट कांस्टेबल्स कब क्रॉस करते हैं और रेलवे पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ खत्म होता है। इस डेलिबरेट टाइमिंग का मतलब ये था कि किलर रैंडम मैडनेस में नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड क्लिनिकल डिसिप्लिन के साथ ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने इस ऑपरेशन को क्रैक करने के लिए मैसिव ट्रैप सेट किए। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने सिविल क्लोथ्स में बेघर लोगों की तरह फुटपाथ्स पर ब्लैंकेट ओढ़ के रात गुजारना शुरू किया ताकि अगर किलर अप्रोच करे तो उसे रेड हैंडेड कैप्चर किया जा सके। रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और आसपास के एरियाज से सैकड़ों मेंटली अनस्टेबल इंडिविजुअल्स और वायलेंट ऑफेंडर्स को डिटेन करके इंटेरोगेट किया गया। लेकिन हर इंटेरोगेशन डेड एंड पर आकर रुक जाती। किसी के पास ना मर्डर वेपन था और ना ही उनका टाइमलाइन एग्जैक्ट नाइट्स के साथ अलाइन हो रहा था। किलर जैसे हवा में डिसअपियर हो गया था और पुलिस के पास उन लावारिस डेड बॉडीज और उन हेवी स्टोन्स के अलावा कोर्ट में प्रूव करने लायक एक सिंगल एविडेंस भी नहीं था। और फिर 1988 के मिड में अचानक सब कुछ रुक गया। बॉम्बे में स्टोन मैन स्टाइल के मर्डर्स एकदम बंद हो गए। कोई अरेस्ट नहीं हुई, कोई कन्फेशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई और ना ही कोई सस्पेक्ट ऑफिशियली चार्ज किया गया। बॉम्बे पुलिस की फाइल्स में ये केस एक अनरिजॉल्व्ड ओपन इंक्वायरी बनकर रह गया। शहर ने धीरे धीरे रिलीफ की सांस ली और आम पब्लिक को लगा कि शायद किलर या तो मर गया, पुलिस कस्टडी में किसी दूसरे क्राइम में बंद हो गया या शहर छोड़कर चला गया। लेकिन ये साइलेंस सिर्फ टेम्परेरी थी। ठीक एक साल बाद 1989 की शुरुआत में बॉम्बे से करीब 2000 किलोमीटर दूर कलकत्ता की स्ट्रीट्स पर ठीक वही टेरिफाइंग नाइटमेयर दोबारा शुरू हो गया। जून 1989 से लेकर लेट 1989 के बीच सेंट्रल कलकत्ता के पेवमेंट ड्वेलर्स और स्ट्रीट स्लीपर्स पर ठीक उसी मेथड से अटैक्स होने लगे। भारी कंक्रीट स्टोन्स, विक्टिम्स के क्रश्ड फेसेस, रात के 2 से 4 बजे का स्पेसिफिक टाइमलाइन और जीरो फोरेंसिक एविडेंस। कलकत्ता पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज में पैनिक फैल गया। रिकॉर्ड्स और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने क्रॉस सिटी ड्रॉ करना शुरू किया। क्या ये वही सेम इंडिविजुअल था जो बॉम्बे से कलकत्ता माइग्रेट कर चुका था, या फिर ये कॉपी कैट किलर था जो बॉम्बे के क्राइम्स की मीडिया रिपोर्ट से इंस्पायर हुआ था? फोरेंसिक प्रोफाइलिंग और ऑपरेशनल सिमिलैरिटीज इतनी आइडेंटिकल थीं कि दूसरे शहर में बैठे ऑफिसर्स भी स्टंट थे। बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मेजर पोर्ट सिटीज थीं जिनमें डेंस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों फुटपाथ ड्वेलर्स और हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आसानी से अवेलेबल रहता था। लेकिन यहाँ भी कलकत्ता पुलिस के मैसिव मैनहंट, हंड्रेड्स ऑफ डिटेंशंस और नाइट पेट्रोल्स के बावजूद किलर का कोई कंक्लूसिव ट्रेस नहीं मिला। कलकत्ता में करीब 13 विक्टिम्स के बाद ये किलिंग्स वहाँ भी अचानक वैसे ही बंद हो गईं जैसे बॉम्बे में हुई थी। आज 4 दशक बीत जाने के बाद भी इंडियन फोरेंसिक आर्काइव्स में स्टोन मैन मर्डर्स एक चिलिंग एनॉमली की तरह दर्ज है। ये केस हमें याद दिलाता है कि कैसे एक आइडेंटिटी लेस प्रेडेटर ने 2 सबसे बड़े शहरों के सिस्टम और पुलिस मशीनरी को कंटिन्यूअसली डिफाई किया। वो फाइल्स आज पीली पड़ चुकी हैं, प्राइमरी विटनेसेस और विक्टिम्स के रिकॉर्ड्स धूल भरी आर्काइव्स में बंद हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आज भी उन्हें इन्वेस्टिगेट करने वालों को हॉन्ट करता है। वो साय जैसा इंसान आखिर कौन था, कहाँ से आया था और बिना किसी निशान के आखिर कहाँ गायब हो गया? Thank you for listening to Ko Bhavan. This was the complete story of Stone Man Murders.